हेलो फ्रेंड, ज्योग्राफी के अपने लास्ट टॉपिक में हमने जनगणना के बारे में पढ़ा था। हम अपने आज की वीडियो में बात करेंगे नागरिक सुरक्षा की, सिविल डिफेंस की। ठीक है, जान लेते हैं कि नागरिक सुरक्षा क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। सिविल डिफेंस खतरों के खिलाफ नागरिकों, आबादी की रक्षा करने और शत्रुता या प्राकृतिक आपदाओं के तत्काल प्रभाव से उभरने तथा इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तों को प्रदान करने के उद्देश्य से मानवीय कार्यों के प्रदर्शन को दर्शाता है। ठीक है, तो नागरिक सुरक्षा का अर्थ क्या है कि सिविल डिफेंस का अर्थ क्या है कि सिविल डिफेंस जो है वो खतरों के खिलाफ नागरिक जो है उनकी आबादी की रक्षा करने और शत्रुता या प्राकृतिक आपदाओं के तत्काल प्रभाव से उभारने तथा इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तों को प्रदान करने के उद्देश्य से मानवीय कार्यों के प्रदर्शन को दिखाता है। ठीक है, तो सिविल डिफेंस या नागरिक सुरक्षा क्या दिखा रहा है हमें? ठीक है, कोई भी खतरा है, उससे अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना। ठीक है, चाहे वो कोई शत्रुता हो, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, उससे उभरने में मदद करना। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? नागरिक सुरक्षा को दिखाती हैं। ठीक है, और नागरिक सुरक्षा या सिविल डिफेंस का जो संगठन है, ये क्यों बनाया जाता है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, वो देख लेते हैं। तो पहला उद्देश्य इसका होता है जीवन को बचाना। ठीक है, किसी भी देश के नागरिकों को बचाना। ठीक है, यही जो उद्देश्य होता है इस संगठन का। ठीक है, सिविल डिफेंस का उद्देश्य क्या है कि जीवन को बचाना। दूसरा है कि संपत्ति को नुकसान को कम से कम करना। ठीक है, जो भी संपत्ति का नुकसान हो रहा है उसे कम से कम करना। ठीक है, तीसरा होता है कि उत्पादन की निरंतरता बनाए रखना। ठीक है, उत्पादन की निरंतरता से मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि कोई शत्रु युद्ध वगैरह चल रहा हो या मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए। ठीक है, जो उत्पादन का कार्य है उसे बंद कर दिया जाए। ठीक है, बंद हो जाएगा तो लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? युद्ध में वैसी सब चीज़ें रुक जाती हैं, या कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो लोग वैसे ही बर्बाद हो चुके होते हैं, कई मर चुके होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को बनाए रखना ताकि उत्पादन होता रहे, लोग जो है जनसंख्या जो है वहाँ की देश की वो खाती-पीती रहे। फिर है कि हमले के दौरान लोगों का मनोबल बढ़ाएँ। अगर मान लिया कोई हमला हो गया है, ठीक है, चाहे वो आतंकवादी हमला हो, चाहे प्राकृतिक रूप से कुछ आपदा आ गई हो, तो लोगों का मनोबल बनाए रखें, क्योंकि मनोबल ऐसे समय में बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम आपको बचाएँगे, भले ही आप नदी के बीच में फँसे हों, ठीक है? बचा हम लेंगे आपको, बस आप थोड़ी देर रुके रहिए वहाँ पर, ठीक है? तो ये मनोबल बढ़ाने का कार्य हो जाएगा। फिर है कि स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना। आपने देखा होगा बहुत सारे स्वयंसेवक लगे रहते हैं, आरएसएस वाले आपने देखे होंगे और भी कई संगठन वाले आपने देखे होंगे, ठीक है? जब भी कोई आपदा वगैरह आती है तो वो पहुँच जाते हैं, एनडीआरएफ वाले पहुँच जाते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये जो स्वयंसेवक होते हैं, जो खुद मदद करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देना, उन्हें ट्रेनिंग देना, ताकि अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप कैसे खुद की रक्षा करेंगे, क्योंकि आप खुद की रक्षा कर पाएँगे तभी आप दूसरों को बचा पाएँगे, दूसरों की हेल्प कर पाएँगे। तो उन्हें ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये संगठन के मूल उद्देश्य हो गए। ठीक है? ये एक स्वैच्छिक संगठन है जो आम आदमी की सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है? जो सिविल डिफेंस है, ये क्या है? एक स्वैच्छिक संगठन है जो क्या करता है? जो आम आदमी की सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित होता है। ठीक है? सिविल डिफेंस या नागरिक सुरक्षा। अब क्वेश्चन ये बन सकता है 1 नंबर में कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम कब बना? ठीक है, तो नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो था वो 1968 में बना था। याद रखना, 1 नंबर में पूछ सकता है कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो 1968 में आया। सेकंड है कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? ठीक है, युद्ध वगैरह पूछ सकते हैं कि कारगिल का युद्ध कब हुआ? 1999 में हुआ, या भारत-पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। ये चीज़ याद रखना, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 में किया था। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश का नागरिक सुरक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का नागरिक सुरक्षा निदेशालय जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है इसे, याद कर लेना, छोटा-सा टॉपिक है। ठीक है, 1 क्वेश्चन बन सकता है कोई भी। ठीक है, नागरिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य, यही पूछ लेगा आपसे सीधा-सीधा, तो लिख देना। ठीक है, कि जो सिविल डिफेंस है, नागरिक सुरक्षा है, वो खतरों के खिलाफ नागरिकों की आबादी की रक्षा करने और सतर्कता या प्राकृतिक आपदाओं से तत्काल प्रभाव से उभारने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको लिख देनी है। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है कि सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएँ। ठीक है, बहुत सारी योजनाएँ हैं गवर्नमेंट की जो लोगों द्वारा चलाई जाती हैं, लोगों के लिए चलाई जाती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। भारत सरकार सभी स्तरों पर समय-समय पर समाज के अनुप्रस्थ वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएँ करती है। ये योजनाएँ केंद्रीय, राज्य विशिष्ट या केंद्र प्लस राज्य के बीच एक संयुक्त गठबंधन भी हो सकती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो भारत सरकार है, सभी स्तर पर समय-समय पे क्या करती है, बहुत सारी योजनाएँ चलाती हैं, समाज के ऐसे वर्गों के लिए जो वंचित हैं, जिन्हें वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, जिनके पास रुपए नहीं हैं, गरीब हैं, ठीक है? तो ऐसे वर्गों के लिए जो है कल्याणकारी योजनाएँ गवर्नमेंट चलाती रहती है, ठीक है? ये योजनाएँ क्या केंद्रीय भी हो सकता है सिर्फ़ केंद्र सरकार चला रही हो, या राज्य विशिष्ट चला रहे हो, ठीक है? उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, या हो सकता है केंद्र राज्य दोनों लोग मिलकर चला रहे हों, ठीक है? ऐसी मतलब गठबंधन में योजनाएँ चला रहे हो, ठीक है? तो ऐसे हो सकता है।
तो इसमें सबसे पहली जो आपको योजना पढ़नी है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत फेमस है, शॉर्ट में भी आ सकता है पीएमजेडीवाई, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी, ठीक है? तो बहुत फेमस थी जब ये प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, ठीक है? तो पहले ही अपने कार्यकाल में इन्होंने इसकी घोषणा की थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्यों की थी वो आगे देख लेते हैं। तो यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है जिसकी घोषणा किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी। इसका उद्देश्य जो था वो कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे कि मूल बचत खाते की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था। जो भी व्यक्ति इस योजना के तहत खाता खुलवाता है, उससे रुपे कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से इसकी घोषणा की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि जो भी कमज़ोर वर्ग हैं, जिनके पास बैंक खाता खुलवाने के रुपए नहीं, क्योंकि पहले क्या है मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता था। ठीक है, ज़ीरो बैलेंस पे कोई खाता नहीं खुलता था। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि सभी लोग अपना खाता खुलवा सकें, सभी अपने रुपए जमा कर सकें उसमें। तो इसके लिए जो कम आय वर्ग वाले जो लोग थे या जो कमज़ोर वर्ग वाले लोग थे, उन्हें वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि मूल बचत खाते की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, तो इस सारी चीज़ों के लिए उनका खाता होना बहुत ज़रूरी है बैंक में। तो इसके लिए ये योजना चलाई थी और साथ ही साथ ये कहा था कि उन्हें रुपे कार्ड दिया जाएगा, साथ ही साथ उन्हें 1 लाख रुपए बीमा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री पीएमजेडीवाई। दूसरी जो योजना थी वो थी मेक इन इंडिया, ये भी बहुत फेमस रही। ठीक है, मेक इन इंडिया योजना। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में की गई। ठीक है, तो इसकी घोषणा भी नई दिल्ली से की गई थी। कब की गई? 25 सितंबर 2014। ये डेट भी पूछ लेता है इसलिए याद रखना है। ठीक है, सन वगैरह याद रखना, बड़े-बड़े एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में की। इसके अंतर्गत भारत में नई टेक्नोलॉजी का विकास कर भारत में ही बनाए जाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देना था। इसको सफल बनाने को पीएम मोदी कई देशों की आईटी कंपनियों से भी मिले थे। ठीक है, तो मेक इन इंडिया योजना यही थी कि भारत में जो भी उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है, तो उसे सहायता देना आर्थिक रूप से, ठीक है, ताकि उन्हें और हेल्प मिले और अच्छे से चीज़ों को बना सकें, ठीक है, टेक्नोलॉजी में थोड़ा एडवांस कर सकें। तो इसके लिए कई सारी विदेशों की जो कंपनियाँ थी उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे। तो ये मेक इन इंडिया योजना है। तीसरी जो योजना है वो आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं शुरू की गई थी, जिनका उद्देश्य औद्योगिक विकास तथा व्यवसाय को आसान बनाने के लिए माहौल बनाना तथा श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी सहायता देना था। इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए श्रम की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कार्यक्रम क्यों चलाया गया था? तो इसके अंदर बहुत सारी योजनाएँ थी, मतलब लगभग 5 योजनाएँ शुरू की गई थी इसके अंतर्गत। इसका उद्देश्य था कि औद्योगिक विकास, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो तथा व्यवसाय को, बिज़नेस को कैसे आसान बनाए, ठीक है, इसके लिए माहौल बनाना। जो श्रमिक हैं, उन्हें ट्रेनिंग देना, क्योंकि श्रमिक जो होते हैं वही किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। तो उनका ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें, उनके लिए सहायता देना। तो इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम चलाया गया था। कब चलाया गया? 16 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने चलाया था और कहा था कि राष्ट्र निर्माण के लिए श्रम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब जो चौथी योजना है वो है डिजिटल इंडिया। डिजिटल भारत भी इसे कहते हैं। तो डिजिटल इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य देश को डिजिटल के साथ-साथ शक्ति संपन्न और सूचना अर्थव्यवस्था बनाना है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया योजना यही है कि सबसे सब कुछ जो भी है इलेक्ट्रॉनिक हो जाए। हम लोग पेमेंट भी करें तो ऑनलाइन करें, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम फ़ोन पे, गूगल पे ये सब यूज़ करने लगे हैं। सब कुछ ऑनलाइन करने लगे। तो यही एक इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने ही किया था प्रधानमंत्री। ठीक है, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया था 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि देश को डिजिटल के साथ-साथ शक्ति संपन्न बनाना और सूचना अर्थव्यवस्था बनाना। ठीक है, तो ये 4 योजनाएँ हैं जो आपकी सिलेबस में दी गई हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, डेट वगैरह याद कर लेना, कहाँ उद्घाटन किया और उद्देश्य क्या है इस योजना का। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी इसमें। अब है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार कौन-कौन सी योजनाएँ चला रही है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजनाएँ। प्रदेश में गरीब एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल वृद्धि हेतु कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, ऑटोमोबाइल, टीबी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजनाएँ। ठीक है, तो कौशल वृद्धि योजनाएँ क्या है कि स्किल डेवलपमेंट, ठीक है,
कौशल का मतलब होता है स्किल, ठीक है? तो स्किल कैसे डेवलप की जा सकती है, इसके लिए कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या था कि प्रदेश में जो भी गरीब हैं या जो अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं, उनमें कैसे स्किल का बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है? चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, तो उनके लिए कंप्यूटर सिखाया गया, सिलाई, कढ़ाई योजनाएँ, ठीक है? ऑटोमोबाइल, टीवी, ठीक है? टाइपिंग वगैरह, टंकण या आशुलिपि जो प्रशिक्षण योजनाएँ, ये सारी योजनाएँ चलाई गई ताकि उन्हें स्किल डेवलपमेंट उनके साथ उनके अंदर किया जा सके, ठीक है? तो यूपी सरकार की योजना थी कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना और ये जो योजना थी वो निःशुल्क थी, ठीक है? फ्री में ही लोगों को सिखाया जाना था इसमें। दूसरी योजना है राजकीय औद्योगिक संस्थान। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को शहरी क्षेत्रों के उद्योग स्थापित करने के लिए 9 जिलों में औद्योगिक आस्थान संचालित हैं, ठीक है? तो राजकीय औद्योगिक संस्थान क्यों चलाया गया था? तो प्रदेश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको शहरी क्षेत्रों के उद्योग स्थापित मतलब शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए 9 जिलों में राजकीय औद्योगिक संस्थान संचालित किया गया था, ताकि इसमें लोग सीखें अच्छे से चीज़ों को, ट्रेंड हों, उसके बाद जो शहर हैं, शहरी क्षेत्रों में अपने उद्योग स्थापित कर सकें। ठीक है, इसके लिए ये चलाया गया था। तीसरी जो योजना थी, वो थी स्वावलंबन योजना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तो स्वावलंबन योजना जो थी, वो प्रदेश के महिला कल्याण विभाग द्वारा 1996 से यह योजना चलाई जा रही है, मतलब बहुत पुरानी योजना है। 1996 से ये चलाई जा रही है स्वावलंबन योजना। और किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो महिला कल्याण विभाग द्वारा। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह आर्थिक रूप से निर्बल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारंपरिक ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? ये स्पेशली महिलाओं के लिए थी, जो भी आर्थिक रूप से निर्बल हैं या जो ग्रामीण महिलाएँ हैं या जो शहरी क्षेत्र में भी जो महिलाएँ हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार से पारंपरिक ट्रेड्स मतलब जो बिज़नेस वगैरह होते हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई या जो छोटी-मोटी जो चीज़ें बनाती हैं लेडीज़ वगैरह, ठीक है? उनके बिज़नेस के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है निःशुल्क, ठीक है? उसके लिए धन उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो अपना व्यवसाय कर सकें, ठीक है? तो ये थी स्वावलंबन योजना। चौथी जो योजना है वो है रोजगार कार्यालय। तो रोजगार कार्यालय की स्थापना 1945 को ही वर्तमान में 105 सेवा योजना कार्यालय स्थापित हैं, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, एससी/एसटी वर्ग के रोजगार के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो रोजगार कार्यालय इसीलिए खोला गया ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके। ठीक है, इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। वर्तमान में 105 सेवा योजना कार्यालय स्थापित हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे वो एससी या एसटी वर्ग के हों, ठीक है, उनके लिए रोज़गार के लिए उन्हें मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, ठीक है? तो उन्हें मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, तो ये है रोज़गार कार्यालय। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, जितनी भी योजनाएँ थी यूपी गवर्नमेंट की या केंद्र सरकार की, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। डेट याद रखना, उद्देश्य याद रखना, कहाँ किसके लिए चलाई जा रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमें एनजीओ के बारे में पढ़ना है, ठीक है? गैर सरकारी संगठन के बारे में पढ़ना है, तो एनजीओ के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।